Okay, doctors, audibility and visibility is clear? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Yes, sir. What I expect कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया था. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ. We all are very much sure on this. Origin of earth and origin of life. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Origin of earth का concept जो था, that was based on Big Bang. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A huge unimaginable explosion जिससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा और उसी में से एक प्लैनेट अपना अर्थ के तौर पर बना होगा. Am I right? Yes, sir. Yes. परफेक्ट. उसके बाद मैंने आपसे कहा ओरिजिन ऑफ लाइफ. उसके लिए हमने बहुत सारी थ्योरीज देखी. अबायोजेनेटिक, बायोजेनेटिक, हीमोजेनेटिक एंड वाइडली एक्सेप्टेड एज Chemogenetic. Chemogenetic law. Homogeneous. Chemogenesis proposed by Oparin and Haldane. Oparin and Haldane. And I have already shared a complete image, and that we not only I shared, in fact dictate भी करा दिया था और लिखा भी दिया था. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. Perfect. And same time यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने शेयर कर दिया था. एंड यूरे मिलर साहब का कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने समझ लिया था. Am I right? Yes, sir. यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट को दोस्तों मैंने आपको एक इमेज शेयर की थी जिसमें मैंने हाइड्रोजन, वाटर और अमोनिया का एक रेशो बताया था. व्हाट वाज दैट रेशो? 2:1. 2:1. Water, ammonia and hydrogen. Hydrogen, ammonia and methane. Hydrogen, ammonia and methane. Hydrogen, ammonia, methane. 2:1:2. Is it? Yes. Perfect. What we obtained through that experiment was Haldane soup. Agreed? Yes, sir. And that Haldane soup was containing what? उस Haldane के soup में क्या था? Amino acids. अमीनो एसिड से कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल से which is needed to continue the life. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बच्चों sir. yes, अब हमें देखना है, आज हमें पढ़ना है बेसिकली जो इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, जिस थ्योरीज की बात कर रहे थे इवोल्यूशन में, 3 बेसिक कांसेप्ट थे. There were 3 basic concepts in evolution. इवोल्यूशन में 3 बेसिक कांसेप्ट थे. पहला था ओरिजिन ऑफ Earth. second one was origin of Life. perfect, and the third most important one was Organic evolution. Organic evolution. Life. organic evolution. अब इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के मैंने 3 एराज आपको बताए थे. व्हाट वर दीज? Pre-Darwinian theory. Darwinian theory and post-Darwin theories. Darwinian and post-Darwinian. Agree? Yes. Perfect. और ये तीनों थ्योरीज सही हैं. प्री डार्विनियन या डार्विनियन या पोस्ट डार्विनियन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है. इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुए है को बताने के लिए देयर मस्ट बी सम एविडेंसेस, क्योंकि कीमोजेनेटिक लॉ तक तो हमने बहुत सारे एविडेंसेस दिए, लेकिन अब हमें एविडेंस देखना है कि क्या वाकई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है. तो पहले एनसीईआरटी में दिए गए कुछ एविडेंसेस कि यस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, और यदि हुआ है तो फिर कौन सी थ्योरीज है उसके लिए वो अपने को पढ़ना. सो सबसे पहले आज का जो टॉपिक अपना होगा दैट वाज व्हाट?
एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो पहला एविडेंस पैलिएंटोलॉजिकल, मेरे साथ ही लिखते चलेंगे, पैलिएंटोलॉजिकल, जिसमें हमें पढ़ना होगा फॉसिल्स। नंबर 2 एम्ब्रियोलॉजिकल, नंबर 2 एम्ब्रियोलॉजिकल, जिसमें हमें पढ़नी होगी सिमिलरिटी और रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, तो उसको सपोर्ट करती, सब बताऊंगा अभी। तीसरा हमें देखना होगा टेक्सोनॉमिकल, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नीट इज साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नीट। इसको मैंने लगा दिया एन करके, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि ये पूछा जाएगा साइटोलॉजिकल, दैट मींस इसको मैंने स्टार लगा दिया। ये 100% फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हुआ, साइटोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। परफेक्ट। और फिर कुछ यदि अपन बात करते हैं, और यदि एनसीईआरटी में कुछ दिया हो, इथोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, इथोलॉजिकल और एक और लगा दें एंथ्रोपोलॉजिकल। प्लीज नोट, वन बाय वन फिर हम लोग देखते हैं, प्लीज नोट। चलिए, नोटेड डॉक्टर हर्ष? अरे नोटेड भाई। Yes. Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर 128, evolution of life forms a theory, और टिल पेज नंबर 129। तो ये 128 से लेकर 129, 130, 131 और 132, 133, 134, ये सब एविडेंसेस है। और इन एविडेंसेस को मैं लिखवा बिल्कुल नहीं रहा हूं, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना है, बट समझा मैं जरूर रहा हूं। तो इन एविडेंसेस को बताने के पहले कि यस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, उन एविडेंसेस को एक ब्रीफ में कर रहा हूं। पैलेंटोलॉजिकल, जाहिर सी बात है अवेलेबल फॉसिल्स, और हमने पढ़ा होगा शायद 9th-10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फॉसिल की एज पता की जा सकती है। इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. If you can determine the age of fossil, then that definitely you can find out ki how much old this organism is, and based on that age you can predict कि ये किसका इंसेस्टर रहा होगा, क्योंकि कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी आपको दिख जाएगी, फॉसिल से एज पता लग जाएगा। वो डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं डिटेल लिखवा रहा हूं अभी इसको, तो जिसमें डिटेल है वो मैं बताऊंगा। तो पैलेंटोलॉजिकल मींस फॉसिल, एंड स्टडी ऑफ फॉसिल से ये पता चल जाता है, यदि भाई मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा, ये या तो पीसेस में मिला होगा या तो ये एज इट इज स्केलेटन फॉर्म में मिला होगा, मतलब डिपेंड करता है कि किस टाइप का फॉसिल मिला है। बट व्हाटएवर द फॉर्म ऑफ फॉसिल इज, यू कैन फाइंड आउट द एज, एंड सो दैट यू कैन फाइंड इट आउट, एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म था और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म में कौन एंसेस्टर रहा होगा, क्योंकि एज से पता लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस मिलते जाएंगे, ये जो है इससे बना है, फिर इसके आगे का और उससे बना है। तो डिपेंड करता है कि एज पता लग जाए तो हमें फॉर्म्स पता चल जाता है, और फॉर्म पता लग जाता है तो कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्टिंग लिंक बताई जा सकती है। लाइक आर्कियोप्टेरिक्स जो है, आर्कियोप्टेरिक एक ऐसा, आई शुड से, एन क्रिएचर बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ना वो पूरी तरह से रेप्टाइल है ना पूरी तरह से वो बर्ड होता है, बट वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स है। अब वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, हमने लास्ट ईयर भी एनिमल किंगडम में ये पढ़ा होगा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो यदि ग्लोरीफाइड हो जाए, वो मॉडिफाइड हो जाए, तो वो एव्स या बर्ड्स बन जाते हैं। और इसीलिए मैंने इवोल्यूशन के पहले दिन आपको एक स्टेटमेंट दिया था डार्विन, डिसेंट्स विद डिसेंट मॉडिफिकेशन,
डिसेंट्स यानी रेप्टाइल्स विद डिसेंट मॉडिफिकेशन, तो वो बन गए क्या, बर्ड्स। तो पैलेंटोलॉजिकल एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है जिससे इस बात का पता लगता है कि यस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है और इन स्टेजेस से वो गया। अंडरस्टूड? पैलेंटोलॉजिकल अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा आता है बच्चों एम्ब्रियोलॉजिकल। दूसरा आता है एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल के केस में क्या होता है भाई, अपने एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया बट इन रेफरेंस बुक आई विल शेयर एन डायग्राम, उसमें ये बताया गया कि यदि आप अर्ली स्टेज में कुछ वीक का चिक एम्ब्रियो, कुछ वीक का ह्यूमन एम्ब्रियो, कुछ वीक का एम्फीबियन एम्ब्रियो, यदि आप ये देखते हैं तो आप यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन सा एम्ब्रियो किसका है। दैट मींस ये कहीं ना कहीं बताता है कि इनिशियल स्टेज में ये सब एक जैसे ही रहे होंगे, फिर विद द इवोल्यूशन ये अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई होंगे जैसी जैसी इनकी रिक्वायरमेंट रही हो। और वहां पर फिर एक थ्योरी बताई जाती है रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी का स्टेटमेंट होता है एंड दैट स्टेटमेंट इज ontogeny repeats phylogeny। ontogeny repeats phylogeny। ontogeny का मतलब होता है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी आप मैं अपनी बातें नहीं करूं, ह्यूमन स्पीशीज की बात मैं करूं तो ontogeny मतलब मैं जब एम्ब्रियनिक स्टेज में था, I was trying to repeat my ancestral characters, my parental characters. Definitely. When we were in the embryo stage or embryonic stage in mother's womb, उस कंडीशन में हमारे जो कैरेक्टर्स बन रहे थे, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, विदाउट टेल, दैट मींस हम अपने कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे मम्मी पापा के कैरेक्टर है वो हम में आ रहे थे, हमसे अगली जनरेशन में वैसे कैरेक्टर्स जाएंगे। दैट मींस एवरी टाइम ontogeny will repeat what? Phylogeny. Ontogeny will repeat what? Phylogeny. Ontogeny मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड नेक्स्ट जनरेशन की अपन बात, और फाइलोजेनी मतलब उसके हिस्टोरिकल अकाउंट की बात। तो ontogeny रिपीट्स फाइलोजेनी। कई बार ऐसा होता है घर में बच्चा पैदा हुआ, कुछ साल 2 साल बाद हम कहते हैं देखो उसका चलने का तरीका बिल्कुल पापा जैसा है, या देखो ये बैठता बिल्कुल दादी जैसा है। भाई व्हाट इज दैट? टेक्निकली एंड साइंटिफिकली दैट इज ontogeny is repeating what? Phylogeny. Understood? Understood? लिखवाऊंगा Yes. सब? Yes, sir. 2 पॉइंट सभी के मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, बट पढ़ना आपको एनसीईआरटी। थर्ड पॉइंट की बात मैं करता हूं तो टेक्सोनॉमिकल। आज भी जब आप टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं दोस्तों, तो टेक्सोनॉमिकल स्टडी में आप एक हायरार्की बनाते हैं और उस हायरार्की में आप क्या करते हैं, कैरेक्टर्स इन कॉमन ऊपर की तरफ आप डिक्रीज करते जाते हैं, कैरेक्टर्स इन डिक्रीज करते जाते हैं ऊपर की तरफ, और कैरेक्टर्स इन कॉमन इंक्रीज करते जाते हैं नीचे की तरफ। अग्रीड विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. So, फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीशीज। मतलब कहीं ना कहीं हम भी इस बात से एग्री करते हैं कि जब नीचे की तरफ हमारे कैरेक्टर्स इन कॉमन जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, एक कॉमन स्पीशीज जो है, एक कॉमन पेरेंट से हम लोग ओरिजिनेट हुए, हम भी इस बात को बिलीव करते हैं कि हम सबकी ओरिजिन एक ही जगह से, क्योंकि वो कॉमन ओरिजिन है, और उसके बाद हम डेविएट हुए। यस, देयरफॉर कैरेक्टर्स इन कॉमन इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग द डाउन, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक उस असेल्युलर या सेल्युलर लाइफ से बने। तो आज का अपना हायरार्किकल सिस्टम इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, यस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है और हम सब की एक कॉमन ओरिजिन में। अग्रीड? अग्रीड? Yes, sir. yes. So, और हम सारे के सारे कहीं ना कहीं वाटर से ओरिजिनेट हुए हैं, एक्वेटिक ओरिजिन हमारी है, दैट वी एग्री विद दिस। और ये कीमोजेनेटिक लॉ से साबित भी हो गया कि यस हम सबका ओरिजिन जो है वो एक्वेटिक सिस्टम से नहीं, वाटर से, यानी ओरिजिन कहीं ना कहीं कॉमन बताता है। इसीलिए तो एम्ब्रियो भी कॉमन दिख रहे हैं। फिश का एम्ब्रियो देख लो, चिक का एम्ब्रियो देख लो, एम्फीबिया का एम्ब्रियो देख लो, मैमल का एम्ब्रियो देख लो, आपको सब अर्ली स्टेजेस में कुछ दिन तक एक जैसे ही दिखेंगे। हमारा गेस्टेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है, डेवलपमेंट अलग अलग होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? जैसी फाइलोजेनी, ontogeny will repeat phylogeny। मछली का जो बच्चा, अंडे से जो बच्चा बनेगा वो मछली जैसा, फिश जैसा ही बनेगा। ह्यूमन के ओवा और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, उसमें बच्चा ह्यूमन का ही बनेगा, वो तो बिल्कुल ठीक है, ontogeny रिपीट फाइलोजेनी। बट कॉमन एंसेस्ट्री इस बात को इंडिकेट करती है, कॉमन एंसेस्ट्री इस बात को इंडिकेट करती है कि यस वी ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। अग्रीड? Yes, sir. yes. Yes. सबसे बड़ा एविडेंस आता है बच्चों साइटोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे पास, इंपॉर्टेंट तो क्या ही कहूं मैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, डू यू नो?
Appendix. Yes, sir. Yes. Vermiform appendix. Ear pinna. Ear pinna. Ear pinna. वेस्टिजियल ऑर्गन का रहना क्या इस बात का प्रमाण नहीं है, क्या इस बात का एविडेंस नहीं है? ये किसी जमाने में फंक्शनल रहा होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. साइटोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमें बताते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। पहले ये काम का था, बहुत फंक्शनल था, धीरे धीरे ये फंक्शनल नहीं बचा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन टेल गायब हुई। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और इसीलिए इसमें दो टाइप के ऑर्गन पढ़ाए जाते हैं, एक पढ़ाए जाते हैं बच्चों एनालॉगस और एक पढ़ाया जाता है आपको होमोलोगस। Homolog. Analogous organs, those organs that are similar in function. Function. Homologous that are similar in Structure. origin and structure. Similar. Understood? Understood? Yes, sir. Yes. अब इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, वो वन बाय वन में हाईलाइट करवाते हुए एनसीईआरटी पर। इथोलॉजिकल के बाद इथोलॉजिकल की बात करते हैं। इथोलॉजिकल होता है बच्चों बिहेवियरल साइंस। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड कि जो एप्स और मंकीज होते हैं, हालांकि वो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज थे, ये न्यू वर्ल्ड मंकीज है, बट हैव यू एवर एक्सपीरियंस कि वो अपने छोटे बच्चों को सीने से वैसे ही लगाते हैं, वो उनके सिर से जुएं वैसे ही निकालते हैं, वो उनको ब्रेस्ट फीडिंग वैसे ही कराते हैं जैसे एक साधारण ह्यूमन बीइंग करता है? हैव यू एवर सीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. वो कैरेक्टर तो कई बार अपने को क्लास में भी दिख जाते हैं, अभी तो मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, नहीं तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर तो बहुत सारे दिख जाते हैं, राइट? नो प्रॉब्लम, जस्ट जोकिंग। मतलब कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का हमारे में दिख जाना या सिमिलरिटी दिखना, बिहेवियरल पैटर्न का सेम होना, इस बात को बताता है कि हमारी ओरिजिन भी ऐसे ही किसी स्ट्रक्चर से हुई। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एंड द लास्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस तो इसलिए है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन, एक्सक्लूसिव ह्यूमन साइंस एंड एक्टिविटीज, ह्यूमन साइंस एंड एक्टिविटीज, एंथ्रोपोलॉजिकल। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं। स्टोन वीपन, फायर, ये सब इस बात का प्रमाण है। स्टोन वीपन्स का बनना, फायर का बनना, हंटिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज भी इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रही है, और डेफिनेटली आज भी वैसा ही है। हमारे द्वारा किया जाने वाला बहुत सारा, आई शुड से, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, फॉरेस्ट कटिंग, फॉरेस्ट फायर, सिविलाइजेशन के नाम पर रोड्स और कहना चाहिए आई शुड से एक्वेटिक सिस्टम को श्रिंक करके हम जा रहे हैं, हम अपने आप को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट कटिंग के बाद हम वहां पर लैंड डेवलप करते जा रहे हैं, होम डेवलपमेंट हमारा वहां पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटीज कुछ स्पीशीज के लिए, बहुत सारे स्पीशीज के लिए एक्सटिंक्शन भी खतरा पैदा कर रही है, लेकिन बहुत सारी नई स्पीशीज एक्सप्लोर भी होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज, जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, करोड़ों सालों से करते आ रहे हैं, in the form of fire discovery, in the form of stone weapons, in the form of agriculture, in the form of clothes, and so many activities we are performing. Perfect. अब वन बाई वन मैंने अभी ओवरऑल बताया कि इन सबसे एविडेंस मिलता है, अपन वन बाई वन बात करते हैं एज पर एनसीईआरटी। प्लीज टेक द हाइलाइटर, इसे नोट कर लीजिए पहले, तो इसे नोट कर लीजिए पहले। Noted, doctors? Yes, sir. Perfect. मैं शेयर कर देता हूं और
Noted? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, perfect. अब पेज नंबर 128 पर आइए बच्चों. 128. Please check. 126, 127 done है. Please tell me 126, 127. Yes, sir. Perfect. 128 Urey Miller experiment done है. Yes, Yes, sir. sir. Perfect. 128 पर आता हूं बच्चों. Evolution of life forms a theory. Conventional religious literature tells us about the theory of special creation. एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा evolution और ecology में. Just try to understand. This theory has three connotations. Neat statement. This theory has three connotations. Number one, highlight करेंगे. Number one, सिर्फ one word highlight करेंगे. One, सिर्फ one word highlight करेंगे. One, that all living organisms that we see today were created as such. पहली theory ये कहती है कि जैसा आज दिख रहा है as it is life रहा होगा. दूसरा कहता है कि that the diversity was always the same since creation and will be the same in future. दूसरा कहता है कि as it is रहा होगा और आगे भी ऐसा ही रहेगा. तीसरा कहता है कि the earth is about 4000 year old. All these ideas. और थर्ड कहता है कि अर्थ जो है 4000 साल पुरानी है. मतलब ये तीनों ही थ्योरीज जो हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो अपने को नहीं लगती, लेकिन ये सारे ही आइडियाज, एक तो पहला ये कि सारी की सारी जैसी डाइवर्सिटी आज दिखती है करोड़ों साल पहले भी ऐसी रही हो, गलत, मतलब मैं एग्री नहीं हूं. दूसरा कि पृथ्वी हार्डली 4000 साल पहले बनी है, गलत, मैं इस बात के लिए भी एग्री नहीं. और तीसरा कि अर्थ बनने के बाद से जो लाइफ के क्रिएचर्स रहे होंगे जैसे लास्ट करोड़ों साल में थे वैसे ही आज हैं और वैसे ही आने वाले अगले करोड़ों साल तक रहेंगे, गलत. इन सबको चैलेंज किया. आगे लिखा है all these ideas were strongly challenged during the 19th century based on observations made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle. Neat question. HMS Beagle. Round the world. Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed billions of years ago. देखिए कितना बढ़िया बात कही. HMS Beagle उस जहाज का नाम है जिस पर डार्विन साहब सफर कर रहे थे, और वो जहाज जिस जगह पर, जिन आइलैंड पर रुक रहा था, वहां पर एक बहुत बड़ा स्टडी उन्होंने किया और उस आइलैंड का नाम है गैलापागोस आइलैंड. डार्विन साहब ने जिस आइलैंड पर काम किया लिख लीजिए, गैलापागोस, GALAPAGOS, गैलापागोस. इस गैलापागोस आइलैंड पर उन्होंने कुछ बीक में डिफरेंस देखा. जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक होती है उस बीक में डिफरेंस देखा, किसी की ऐसी, किसी की ऐसी, किसी की ऐसी, और उन्हीं को कहते हैं डार्विन्स फिंचेस. उस एग्जांपल को कह दिया डार्विन्स फिंचेस. और यदि वो आपको देखना है तो विल फाइंड इट ऑन पेज नंबर 133. प्लीज चेक. 133 प्लीज चेक. मिला? अरे मिला? Yes. Yes, Yes, sir. तो ये जब वो जिस आइलैंड पर जहाज रुका वहां पर वो स्टडी किया यार ऐसा क्यों है, किसी की बीक ऐसी, किसी की बीक ऐसी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सबका स्पीशीज का कुछ डाइवर्सिटी है, अलग अलग है, उनकी कोई प्रेशर है उन पर जो प्रेशर क्रिएट करके उनके साइज और शेप को बदल दे रहा है? हम ऐसे ही क्यों है? हमारी पूंछ क्यों गायब हो गई? मतलब देयर वर सो मेनी क्वेश्चन इन हिज माइंड व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग ऑन HMS Beagle and was studied on Galapagos Island. Perfect. आगे देखते हैं. Many such life forms do not exist anymore. There had been extinction of different forms in years gone by. Just a few new forms of life arose at different periods of history of Earth. तो उनका कहना पड़ा कि ऐसा नहीं है, जैसी आज डाइवर्सिटी दिख रही वैसी नहीं रही होगी, अलग भी रही होगी, कुछ सारे तो खत्म भी हो गए होंगे और कुछ सारे तो नए भी बन गए होंगे और ये प्रोसेस चलती रहेगी. दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Any population has built-in variations. अभी कुछ हाईलाइट नहीं करना है, जितना मैंने बता दिया बस 1 2 3. फिर HMS Beagle. Any population has built-in variation characteristic. Yes, this statement. Any population has built-in variations in characteristics. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions would outbreed other than are less endowed to survive under such natural conditions. यानी हर स्पीशीज में और स्पीशीज के हर ऑर्गेनिजम्स में कुछ इनबिल्ट वेरिएशंस होते हैं. अब इनबिल्ट वेरिएशंस मतलब मैं क्या, कैन यू इमेजिन कि किसी फिश के बच्चे को तैरना सिखाना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक?
No, sir. No, No. क्या No, आपको sir. याद है, आज आपके घर में भी कोई छोटे बच्चे हों तो आपको उनको देख के याद आएगा कि जब भी आप कुछ भी खाने के लिए मुंह में डालते थे तो आपने खाने के लिए मुंह में क्यों डाला, कान में क्यों नहीं डाला? हैव यू एवर एक्सपीरियंस कि आपने खाने के लिए कान में डाला हो कभी? No, sir. Because these are inbuilt variations, वो एक adaptations हैं। और इनबिल्ट वेरिएशन तो ये भी कहता है कि मैं अच्छे खासे टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाऊंगा और मैं अच्छे खासे कोल्ड में भी सर्वाइव कर जाऊंगा, क्योंकि मुझमें वो एडाप्टेशंस हैं, इनबिल्ट हैं। हाँ, यदि मैं कई सालों तक, मैं बर्थ से लेकर डेथ तक कई सालों तक बहुत मिनिमम उस एडाप्टिव ट्रेट का यूज करता रहा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में वो कम हो जाए। बट सिंस every human beings including me, I'm utilizing best of my survival, best for my survival, I'm utilizing best for my survival। मैं चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे बारिश हो, मैं सर्वाइव कर रहा हूं। That definitely I expect in the next generation that candidate will be, that progeny will be survive better than me, because every time from last few generations हमारे करोड़ों साल पहले से हम लोग बेटर अडॉप्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो और बेटर अडॉप्ट। अग्री? Yes, Yes. sir. Perfect। Yes, sir. Another word used is fitness of the individual. Highlight fitness of the individual. Highlight fitness of the individual. The fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness। ये फिटनेस का मतलब, ये अभी डार्विन की थ्योरी पर आएंगे डिटेल में। डार्विन की थ्योरी क्या वो देखेंगे, तो अभी ब्रीफ कर दिया गया वहां जिस जहाज पर वो चल रहे थे, वहां पर उनके क्या कंक्लूजन्स निकल रहे। उनका कंक्लूजन था कि ये जो बीक आपको दिख रही है, ये जो बीक्स आपको दिख रही हैं, ये बीक्स बेसिकली कई करोड़ों साल के एडाप्टेशन का परिणाम, करोड़ों साल के एडाप्टेशन का परिणाम है कि वो बीक इस तरह से हुई है, वो बीक इस तरह की बनी है, क्योंकि जिन्होंने ऐसा नहीं बना पाए होंगे वो खत्म हो गए होंगे, और जो ऐसे बना पाए होंगे वो नए बन गए होंगे, न्यू टाइप का डेवलपमेंट हो गया होगा जो अपने करोड़ों साल पहले के एंसेस्टर से एकदम से अलग। जैसे मैं अपनी बात करूं भाई, यदि मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूं, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करता हूं, तो करोड़ों साल पहले चिंपैंजीज, एप्स, गोरिल्लाज, लीमर, मंकीज, ये सब थे जिन्होंने वो डेवलपमेंट किया, जिन्होंने एडाप्टेशन किया, वो बेटर सर्वाइव कर गया, और आज हम और आप जैसे लोग यहाँ पर सर्वाइव कर। ओल्ड वर्ल्ड मंकी खत्म हो गए, क्योंकि जो नहीं कर पाएंगे वो खत्म हो जाएगा। डायनासोर इज अ जायंट ऑर्गेनिज्म, वो खत्म हो गया क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए सर्वाइव नहीं की। तो डार्विन साहब का कहना था कि ये जितने भी वेरिएशंस हमें आज दिख रही है, ऐसे पहले नहीं थे, करोड़ों साल पहले सबने एडेप्टेशन किया है, जो नहीं कर पाए वो खत्म भी हो गए, और जो और करते जाएंगे तो करोड़ों साल बाद और स्थितियां अलग हुई। तो वो जो 3 कोनोटेशन थे उनको डिनाई कर दिया गया कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी 4000 साल पहले बनी, और ऐसा भी नहीं कि जैसे आज देख रहे हैं वैसे पहले थे, और ऐसा भी नहीं कि वैसे ही और देखेंगे सालों बाद। हर बार चेंज होता रहेगा, इट इज अ चेंजिंग प्रोसेस, और इसमें वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। और यहाँ फिटनेस का मतलब केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। भाई जाहिर सी बात है, प्रोजेनीज आगे ही नहीं बढ़ेंगी तो फिटनेस का ही तो खत्म हो जाएगा। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब पढ़ने और समझने वाला है बच्चों बस, और केबीपीवाई के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए मदद करने वाला पैराग्राफ। Hence those who are better in fit and environment leave more progenies than other. Understood? ये लाइन देखिए, those who are better fit in an environment leave more progenies than others. Agree? अरे agree? Yes, sir. बस की बात है यार। फिटमेंट जब आप रिप्रोडक्टिव फिटनेस कह रहे हैं, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन पॉपुलेशन पर इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस ह्यूमन पॉपुलेशन का अपने ही लिए लिमिटिंग फैक्टर बनने का डर हो गया कि क्या पता अपनी ही पॉपुलेशन अपने को लिमिट कर दे, खत्म कर दे, क्योंकि पृथ्वी पे इतना वजन बढ़ चुका। बट सिंस दे आर लिविंग मोर प्रोजेनिस सो दे आर सर्वाइविंग। एक मरेगा, दूसरा मरेगा, तीसरा तो रहेगा, मतलब since they are living more progeny so they are surviving and they are better adapted. Agree? Yes. Perfect. Yes. These therefore will survive more and hence are selected by nature. He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace, naturalist who worked on Malay archipelago, had also come to similar conclusion around the same time. Same time पर अल्फ्रेड वेलेस साहब थे। अल्फ्रेड वेलेस साहब ने अलग आइलैंड पर काम किया, उन्होंने काम किया था मलय आर्चिपेलागो। डार्विन ने काम किया था गैलापागोस और इन्होंने किया था आर्चिपेलागो।
दोनों लगभग सेम कंक्लूजन के साथ आए, सेम टाइम के थे, लेकिन डार्विन की थियरी में बहुत ज्यादा एविडेंटली प्रूव्ड थी, इसलिए डार्विन को थोड़ा सा नोन रिकॉग्निशन ज्यादा बेटर मिल गया एज कंपेयर टू अल्फ्रेड वेल्स। All these existing life forms share similarities and share common ancestors. However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth, epoch, period, and eras. Understood, बच्चों? Yes, sir. अरे वो पैराग्राफ समझ में आया? आप मुझसे पूछोगे सर इस पैराग्राफ में क्या था, जो आपने इतना पूरा बता दिया। इस पैराग्राफ से इतना था कि जो इवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, वो इवोल्यूशन के जो ओल्ड कॉनोटेशंस थे वो सब गलत है। सही कॉनोटेशन ये है कि करोड़ों साल पहले की डाइवर्सिटी, एक तो अर्थ करोड़ों साल पहले बनी, और करोड़ों साल पहले की डाइवर्सिटी और करोड़ों साल बाद की डाइवर्सिटी और आज की डाइवर्सिटी तीनों ही एंटायरली डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों साल में कई सारी स्पीशीज एलिमिनेट हो जाती हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाती, और कई सारी स्पीशीज नई बन जाती हैं जो सर्वाइव बेटर कर पाती। और बेटर सर्वाइवल का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और जिसका बेटर रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगा वो प्रोजेनिस ज्यादा छोड़ेगा, जो प्रोजेनिस ज्यादा छोड़ेगा वो नेचर के हिसाब से नेचुरली सेलेक्टेड है और सर्वाइवेबल है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अब नीचे की तरफ आते हैं बच्चों, हाइलाइटर साथ में रखिएगा ही बस सीधे सीधे। व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन? सेकंड लाइन में लिखा है फॉसिल्स, हाईलाइट द फॉसिल्स। मिला फॉसिल्स? Yes, sir. परफेक्ट। वहां साइड में लिख दीजिए जहां जगह है एनसीईआरटी में, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, मैं इमेज शेयर करूंगा, बस आपको उतना देख लेना है। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स वन बाय वन में खत्म करता चलता हूं। जस्ट ओके। फर्स्ट लिखिए बच्चों, साइड में जगह है ना एनसीईआरटी में? Yes, sir. परफेक्ट। विजिबिलिटी इज क्लियर? चार दिख रहे हैं? Yes, sir. Yes. अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड। नंबर टू पेट्रिफाइड, नंबर टू पेट्रिफाइड। नंबर थ्री मोल्ड एंड कास्ट। नंबर फोर प्रिंट्स। और एक और मैं लिखता हूं बच्चों, कॉप्रोलाइट। कॉप्रोलाइट। पांच, अनऑल्टर्ड, पेट्रिफाइड, मोल्ड एंड कास्ट, प्रिंट एंड कॉप्रोलाइट। पहला लिखिए अनऑल्टर्ड, मतलब एक एक स्टेटमेंट या कुछ वर्ड्स उसके बारे में लिखा दूं। होल बॉडी, इसमें फॉसिल में क्या मिला? होल बॉडी, कोई ऑल्टरेशन उसमें नहीं है, होल बॉडी। और इसका एग्जांपल मैमथ। डू यू नो मैमथ और हैव यू हर्ड अबाउट द मैमथ? Yes, sir. The Yes, sir. elephant with largest tusks. मैमथ, होल बॉडी। एग्जाम जिसका होल बॉडी मिल गया होगा वो मैमथ। एज इट इज स्केलेटन क्या हो गया होगा? ज्यादा ज्यादा ड्राई फॉर्म में पड़ा होगा मैमथ। एज इट इज शेप में पूरा पूरा फॉसिल ट्रैक हो। पता लगा कि तो इतनी एज, अच्छा इतने साल पहले इस तरह के जायंट एलिफेंट हुआ करते थे, उसको मैंने कह दिया मैमथ। होल बॉडी जिसका मिल जाए। पेट्रिफाइड, मिनरलाइज्ड। मिनरलाइज्ड यानी कोई एक लिजार्ड यदि मिली है तो लिजार्ड आपको इस तरह से मिली। अंडरस्टूड? इस तरह से कुछ मिला होगा ऐसा मिनरलाइज स्ट्रक्चर
दिख रहा है ऊपर थोड़ा सा Yes. डॉटेड स्ट्रक्चर, पूरा पूरा ऑर्गेनिक बॉडी नहीं मिली होगी, मिनरलाइज्ड फॉर्म मिला होगा, उसको मैंने कह दिया पेट्रीफाइड। अग्री? Yes, sir. इसमें कुछ पार्ट्स मिलते हैं, बोन, शेल, टीथ, बोन, शेल, टीथ, इस तरह से। मोल्ड एंड कास्ट, sometimes mold is found in petrified fossil individuals. Okay. Molds of hardened and fossilized mud that surrounded in extinct individual have been found. In most cases, the buried individuals have been completely destroyed, but the mold have retained true copies of their shape. Mold or cast mein you will get only shape of the body. Due to burrowing, due to burrowing, due to burrowing, due to burrowing, burrowing की वजह से एज इट इज शेप मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एज इट इज शेप मिल जाएगा। और कभी शेप के साथ मिनरल यदि मिल गया, शेप के साथ मिनरलाइजेशन पेट्रिफाइड यदि मिल गया, तो मोल्ड प्लस पेट्रिफाइड, मोल्ड प्लस पेट्रिफाइड इज कास्ट। मोल्ड प्लस पेट्रिफाइड इक्वल्स टू कास्ट, लिख लीजिए। मोल्ड प्लस पेट्रिफाइड इक्वल्स टू कास्ट। प्रिंट, प्रिंट में तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको, फुटप्रिंट्स और प्रिंट्स ऑफ पार्ट्स, पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, केवल कहीं पार्ट मिल जाता है, पाम मिल जाता है, लीव्स मिल जाती है, फ्लावर मिल जाता है, दैट इज व्हाट प्रिंट। एंड कॉप्रोलाइट, कॉप्रोलाइट कहते हैं, कॉप्रो वर्ड याद आया किसी को? कॉप्रो व्हाट इज कॉप्रो? एनीवन? डाइजेशन, कॉप्रो? Coprophages, they feed on non-fecal matter. यस, तो कॉप्रोलाइट मतलब जो फीकल मैटर मिलते हैं उससे यदि आप पता लगाते हैं, दैट इज कॉप्रोलाइट, फीकल मैटर। प्लीज नोट, एनसीईआरटी में नहीं है बट हमें पता हो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। रिपीट कर रहा हूं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस अपना चल रहा है जिसमें मैं आपको फॉसिल्स बता रहा हूं। फॉसिल्स मैंने 5 टाइप के बताए, अनऑल्टर्ड पूरा बॉडी वैसे ही मिल जाए, पेट्रिफाइड मिनरलाइज्ड फॉर्म में मिले जो कुछ पार्ट्स मिल सकते हैं, मोल्ड बरोइंग की वजह से केवल एज इट इज शेप मिल सकता है, वही पेट्रिफाइड फॉर्म में मिला, मिनरलाइज्ड तो वो कास्ट, प्रिंट में केवल पार्ट, लीफ, फ्लावर, पाम, फिंगर, और कॉप्रोलाइट में फीकल में, यानी इतने टाइप के फॉसिल हो सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वहां आगे Yes. लिखा हुआ है, हाइलाइटर रखेंगे साथ में, डिफरेंट एजेड रॉक sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment. कुछ करने की जरूरत। Study of fossil in different sedimentary layer indicate the geological period in which they existed. कुछ जरूरत। The study shows that life form varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से ये पता लगता है बच्चों कि करोड़ों साल पहले ये रहा होगा, हजारों साल पहले ये रहा होगा, कुछ 100 साल पहले ये रहा होगा, आज ये रह रहा है। कहीं ना कहीं फॉसिल से पता लगता है कि इवोल्यूशन इस सीक्वेंस में हुआ होगा और अलग अलग टाइम इंटरवल पर, अलग करोड़ों साल पहले से फिर हजारों साल पहले अलग टाइप की दुनिया रही होगी, अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे। हजारों साल से पहले कुछ 100 सालों तक के पहले तक कुछ अलग टाइप का इंसान रहा होगा, आज कुछ अलग टाइप का है, आने वाले समय में कुछ और अलग टाइप का होगा। This is a process. This is not the result. This is the process which is keep on moving or continuing. Understood? Yes, sir. Perfect. All these are called paleontological evidence. Do you remember how the age of the fossils are calculated? ये सब हमें पता है, इसकी जरूरत नहीं है ना। उसके बाद दूसरा आता है साइटोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, डी वाले पर। टेक्सोनॉमी तो मैंने बता दिया, सिर्फ हायरार्की। टेक्सोनॉमी में सिर्फ लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए,
ये इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस कौन सा है? हाइलेरिया। Characters in common increases and decreases while moving top to bottom and bottom to top. Comparative cytological anatomical पर आते हैं। हाइलाइटर साथ में रखिए या पहले पढ़िए यार, मैं क्यों ही पढ़ूं, पहले आप पढ़िए फिर मैं किसी से पढ़वाता हूं और हाईलाइट करवाता हूं। कंपैरेटिव एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़िए टिल पेज नंबर 130 पढ़िए, फिर मैं पूछता हूं एनालॉगस क्या, होमोलॉगस क्या, डाइवर्जेंट क्या और कन्वर्जेंट क्या। प्लीज गो थ्रू। पूछ रहा हूं मैं, सवाल पूछूंगा अभी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एनालॉगस, होमोलॉगस। आप पढ़िए, आप ही समझिए और मुझे समझाइए। I hope you read it, doctors. अरे आर यू देयर कि छोड़ दिए क्लास? Yes, sir. मैं बताता हूँ बच्चों, थोड़ा सा मदद करता हूँ। थोड़ी सी मदद ऐसे करता हूँ कि दो टाइप के एवोल्यूशन को, एविडेंस को ये बताता है। बोर्ड पर देखिए 2 मिनट की, 2 वर्ड आपको आए होंगे। एक आया होगा दोस्तों डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इज इट? Yes. Yes, yes, sir. Yes. एक आया होगा बच्चों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इज इट? Yes. Yes. बात को समझिएगा, कौन सा होमोलॉगी और कौन सा एनालॉगी, समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि 100% नीट का सवाल है। विच वन इज एनालॉगस, विच वन इज होमोलॉगस, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ट होना, यानी मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जिनकी ओरिजिन रही होगी कॉमन, और कॉमन ओरिजिन के बाद वो डाइवर्ट हो गए होंगे कहीं और ये डाइवर्ट हो गए होंगे कहीं और, यानी वो स्पीशीज जो कि पहले कॉमन ओरिजिन जिसकी रही होगी, जो कॉमन ओरिजिन रही होगी उसको मैंने लिख दिया कॉमन ओरिजिन। उसके बाद कुछ एक्स स्पीशीज इधर आ गई होंगी, कुछ वाई स्पीशीज इधर चली गई होंगी, और फिर उन्होंने अपने टाइप से, अपने हिसाब से डेवलप।
ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर बोलूंगा मैं। कॉमन ओरिजिन रही होगी, वो डेवलप होने गई, फिर कुछ स्पीशीज, कुछ एक्स स्पीशीज इस जगह पर आ गई और इस तरह से डेवलपमेंट की, और कुछ वाई स्पीशीज इस तरफ आ गई और इस तरह से डेवलप हो सकता है भाई। कॉमन ओरिजिन चले, कॉमन ओरिजिन के बाद इनको ऐसा लगा कि इधर इनके खाने के लिए ज्यादा मिल रहा है तो इधर आ गए, इनको लगा कि इधर ज्यादा मिल रहा है तो इधर चले गए, और फिर डेवलप, वो डाइवर्ट हो गए, वो डाइवर्ट हो गए। जबकि कन्वर्जेंट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दो अलग अलग जगह पर कोई स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज रह रही थी, वो क्या हुई, एक कॉमन जगह पर आई, उनको लगा कि यही फूड मिल सकता है, वो कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ट हुई, कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ट हुई, और कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने अपना एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड दिखाया, उसको मैंने कह दिया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया डॉक्टर्स की? Yes, sir. कोई कुछ पूछ रहा है? Anyone, please ask if any doubt. Priya, any doubt? Athar Parikh, Athar Gangurde, No, sir. Krishna, Harshal, Gauri, Ayush, any doubt? By what I'm saying, this one is divergent and this one is convergent. Repeat कर रहा हूं, Prathamesh sir, please repeat convergent. Okay, no problem. Repeating my words, Prathamesh. Divergent मैंने कहा कि origin was common, origin was common. कुछ स्पीशीज इधर चली, भाई अपनी ही बात मैं करूं, हम और आप सब एक बड़ा संयुक्त परिवार, कंबाइंड जॉइंट फैमिली थी। कुछ लोग अपना बिजनेस करने कश्मीर चले गए, जबकि कुछ लोग अपना बिजनेस करने केरला चले गए। कुछ सालों बाद, 10, 20, 30, 40, 50 सालों बाद तुम केरल वाले उस अपने भाई के बच्चों को देखोगे और कश्मीर वाले अपने भाई के बच्चों को देखोगे तो तुम्हें डिफरेंस मिलेगा। डेवलपमेंट सेम टाइम से हुआ, दोनों ही ह्यूमन स्पीशीज की तरह डेवलप हुए, लेकिन दोनों में जीवन जमीन आसमान का फर्क आ गया, कलर में, पिगमेंटेशन में, बॉडी हाइट में, हेल्थ में, इम्यूनिटी में। दैट इज व्हाट डाइवर्जेंट, वो डाइवर्ट होके चल। ऐसा हुआ होगा, एक्सोनोमिस्ट ऐसा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ऐसा बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को उन्होंने डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में वो कहते हैं कि दो अलग अलग स्पीशीज एक कॉमन जगह पर आई, दो अलग अलग स्पीशीज एक कॉमन जगह पर आई। जब ब्रिटेन से टूट के ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा टुकड़ा है जो ब्रिटेन से टूट के अलग हो गया, तो कुछ स्पीशीज वहां चली गई होंगी और एक कॉमन टाइप से डेवलपमेंट किया होगा, कुछ इधर से आ गई होंगी, कुछ उधर से आ गई होंगी, और जब वहां पहुंचे ऑस्ट्रेलिया तो वहां पर डेवलप हो गए कैंगारूज की तरह, पाउच्ड एनिमल्स की तरह, जिसे हम कहते हैं मार्सुपियल्स, उनकी तरह वो डेवलप, जिनमें पाउच होता है सामने की तरह। तो इस तरह से उनका डेवलपमेंट जो है वो कॉमन तरीके से होगा, लेकिन दो अलग अलग जगह से आए होंगे, लाइक दिस। सो दे कम टू द कॉमन पॉइंट, दे कन्वर्टेड टू द कॉमन पॉइंट एंड इवॉल्व्ड सिमिलरली। प्रथमेश जाधव, अग्रीड? Yes, sir. परफेक्ट। अब यदि आपको ये समझ में आ गया है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो कोई मुझे इस बात का आंसर दीजिए, क्या लगता है which one is homologous, which one is analogous? Divergent. Divergent Divergent convergent डाइवर्जेंट तो मेरे हिसाब से हुआ होमोलोगस, ना? यस और नो? Yes, sir. ओरिजिन कॉमन है तो स्ट्रक्चर सेम रहे होंगे, लेकिन कन्वर्जेंट में मैं कह रहा हूं फंक्शन सेम हो गए। ओरिजिन भले अलग अलग थी, लेकिन जब एक ही तरीके से करना है तो फंक्शन सेम हो गए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं समझता हूं लोकेशा मैडम कि ये बात तो समझ में आ गई, जो लाइंस आप पढ़ रहे थे इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल याद कराना मेरा उद्देश्य नहीं, एग्जाम्पल तो आपको याद करना पड़ेगा कि वो चीता क्या है, फ्लिपर्स ऑफ बैट क्या है, पेंगुइन क्या है, बैट का क्या होता है, वो सब एग्जांपल्स आपको याद करने। मेरा काम था आपको ये बताना कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में डिफरेंस क्या है। डाइवर्जेंट में दो अलग अलग, एक कॉमन ओरिजिन से दो अलग अलग दिशा में चलकर ओरिजिन होता है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। यहाँ दो अलग अलग जगह से कॉमन पॉइंट पर आकर डेवलपमेंट होता है, दैट इज डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, व्हिच इज एनालॉगस एंड होमोलॉगस। अग्रीड? Yes.
Yes. मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं नताशा? Yes, sir. परफेक्ट। अब बच्चों बात करते हैं उसी पैराग्राफ में, आगे दिया हुआ है homology indicates common ancestry, highlight. Other examples are vertebrate heart और vertebrate brain. हार्ट और ब्रेन की नहीं, हार्ट यदि वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात देखो या वर्टिब्रेट्स के ब्रेन की बात देखो, तो हार्ट के केस में भी आपको ऐसी सिमिलरिटी दिखेगी, ओरिजिन सेम दिखेगी, ब्रेन के केस में भी सेम दिखेगी। In plants also, the thorns and tendrils of Bougainvillea and Cucurbita represent homology. दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट। Homology based on divergent, whereas analogy refers to exactly opposite. Wings of butterfly and of birds look alike. They are not anatomically similar, though they perform similar functions. Wings of bat and wings of butterfly and of birds. बटरफ्लाई और बर्ड्स के विंग्स जो है वो काम तो समान ही कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन भले सेम हो, लेकिन फंक्शन उनका सेम हो रहा है। Hence, analogous structures are a result of convergent evolution. Different structures evolving for the same function and hence having similarity. Other examples of analogy. सीधा सीधा नीट का सवाल। Other examples of analogy. सवाल क्या आएगा? Which of the following is the example of analogy? Eye of the octopus and of mammals. Eye of the octopus and the mammals. Flippers of penguins and dolphins. So इसलिए कोई कह सकता है the similar habitat that had resulted in selection of similar adaptive feature in different groups of organisms but towards the same function, sweet potato and potato is another example for analogy. पूरे example पूरे पैराग्राफ में analogy के ही example दिए गए, just make it highlight, और उसी का एनसीईआरटी डायग्राम भी दिया गया, इसलिए पूछा जाएगा 101। पेज नंबर 130 पर डायनासोर दिख रहे हैं बच्चों कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैं आपको इमेज शेयर कर रहा हूं अभी, तो नोट करना है तुरंत। बिकॉज मैंने जितना भी नीट में उस पर सवाल आए हैं वो सारे नोट कर दिए। Just one bachcho, sharing an image. Can you see the screen? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओरिजिन कॉमन Yes. देखो, ओरिजिन कॉमन दिख रही है? Yes, sir. ओरिजिन कॉमन दिख रही है? Yes. अच्छा, तो जहां लिखा हुआ स्टीगोसॉरस, जहां लिखा है स्टीगोसॉरस उसको लिख दीजिए बोनी प्लेट्स ऑन डॉर्सल साइड, बोनी प्लेट्स ऑन डॉर्सल साइड एंड हर्बिवोरस।
मतलब कितना विचित्र है, एक अजीब सा मिसकंसेप्शन लोगों के पास है कि डायनासोर जो है बड़े खतरनाक हुआ करते थे। खतरनाक तो इसलिए थे बच्चों क्योंकि अपने कंपिटिटर थे। अपन ने जुरासिक पार्क में देखा है, मूवी में मतलब, कि वो इंसानों को खाने वाले और डरने खतरनाक टाइप के दिख रहे थे, लेकिन ये हर्बीवोरस थे, इसलिए हमारे कंपिटिटर्स थे, इसलिए इन्हें खत्म होना बहुत जरूरी था, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डायनासोर्स वर हर्बीवोरस। स्टीगोसॉरस में लिख दो बोनी प्लेट्स ऑन डॉर्सल साइड, हर्बीवोरी। ब्रैकियोसॉरस में लिख दो जिराफ लाइक नेक, टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, हर्बीवोरी। रोटेट। Yes. Yes, sir. इससे निकले हैं आगे की तरफ, देखिए उसी से बने आर्कियोप्टेरिक्स, जिसे मिसिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, फिर क्रोकोडाइलियन, फिर टेरिनोडॉन। टेरिनोडॉन में लिखना है फ्लाइंग फॉसिल, फ्लाइंग रेप्टाइल, टूथलेस, टेक्निकली वाज नॉट डायनासोर, टेरिनोडॉन। नीट में जो वर्ड्स आए सीधे सीधे वही वर्ड्स लिख डाले मैं, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, टूथलेस एंड वाज नॉट डायनासोर। नोटेड। अरे नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. इसको भी लिख डालो, टायरेनोसॉरस, और ये बड़ा खतरनाक था जो जुरासिक पार्क में दिखाया गया है मूवी में, टायरेनोसॉरस। T-Rex. हाँ, It's also called T-Rex. ओके। ये कार्निवोरस थे, लार्जेस्ट थे, डैगर लाइक टीथ थे, और बाइप्ड लोकोमोशन। बाइप्ड लोकोमोशन मतलब दो पैरों पे चलने वाला। ट्राइसेरोटॉप, ट्राइसेरोटॉप इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 हॉर्न है, 3 हॉर्न है। मैंने वहां एक थोड़ा सा दिखा दिया, 2 तो दिख रहे हैं, एक मैंने बना दिया है, 1 2 3, दैट इज ट्राइसेरोटॉप। सर वो थर्ड जो है वो उसके बेक के ऊपर भी एक है। सर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ सर। यस यस दिख रहा है। तो तीसरा बनाने की जरूरत नहीं थी, वो मुझे नहीं दिखा, मेरा ध्यान नहीं गया, मतलब दैट इज ट्राइसेरोटॉप। सर टायरनोसोरस का थर्ड पॉइंट क्या है? इसका टायरनोसोरस का टिरानोसोरस का डैगर, डैगर लाइक टीथ, डैगर लाइक टीथ। डैगर, डैगर मतलब पता है? No, sir. छुरी, No, छुरी, छुरी, कटारी, कटारी। वो जो सिंधी सिंधी नहीं कहना चाहिए, पंजाबी लोग, सरदार लोग जो अपने कटार नहीं रखते हैं कमर के पास। Yes, sir. That is- Yes. Noted? Yes, sir. Yes. sir. Perfect. पेज नंबर 130 और 131 ऐसे 2 पेजेस हैं जिसमें से सवाल किस लाइन पर बनेगा, गॉड नोस, गॉड नोस। अब मैं आता हूं, मैं 131 पर एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिया है, 131 पर, उस पर 131 पर नीचे एक एग्जांपल दिया है जो बहुत फिट एग्जांपल डार्विन को सपोर्ट करता है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। 1850 के आसपास, 1850 के आसपास कुछ मॉथ
मॉथ मतलब इंसेक्ट है, इंसेक्ट मॉथ है, उसका कलेक्शन किया गया तो देखा गया बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ। जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की यदि अपन बात करें 1850 के आसपास की, तो व्हाइट विंग्ड मॉथ की संख्या ज्यादा थी। और ये शायद 1920 के आसपास, आई थिंक यस, आफ्टर 1920 जब इंडस्ट्रियल सेटअप हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1920 के आसपास, जब इंडस्ट्रीज का सारा पॉल्यूटेड मटेरियल निकलने लगा, तो जो मॉथ थी वो ग्रे विंड हो गई थी या ब्लैक विंड मॉथ हो गई थी। सोचिए 1850 से 1920, 60 से 70 सालों के बीच उन मॉथ ने अपने आप को इतना तेजी से चेंज कर लिया। नहीं करते तो क्या समस्या थी समझिए। वो व्हाइट विंड क्यों थी? क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पॉल्यूटेड नहीं था ना। वो जिन प्लांट्स पर बैठती थी, जिन ट्रीज के बार्क्स पर बैठती थी या ट्रीज के ट्रंक पर बैठती थी, वो ट्रीज के ट्रंक पॉल्यूटेड नहीं थे। और पॉल्यूटेड नहीं थे तो लाइकेंस ग्रो कर जाता था। पॉल्यूटेड नहीं थे तो लाइकेंस ग्रो कर जाता था। Lichens used as industrial pollution indicator as it can't grow in polluted area. Yes. जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता था तो वहां लाइकेंस ग्रो कर जाता, और लाइकेंस पर व्हाइट विंग मॉथ आसानी से छुप जाते थे, बैठ जाते थे, कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लाइकेन क्या है? डू यू नो लाइकेंस? Pollution Yes, sir. symbiotic association. एल्गी एंड फंगस का कॉम्बिनेशन है। यस और नो? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी अंदर रहती है, खाना बनाती है, उसको कवर करके शेल्टर करके फंगस रहता है। तो व्हाइट कलर के उस फंगस के ऊपर व्हाइट विंग मॉथ आसानी से रह जाती थी, क्योंकि उसको ट्री के ट्रंक पर बैठना है और ये फंगस भी ट्री के ट्रंक पर ग्रो कर रहे हैं, तो आसानी से बैठ जाती थी। तो प्रेडेटर देख नहीं पाते थे, लिजर्ड्स हो, रेप्टिलियंस हो, वो उसको देख नहीं पाते थे, बर्ड्स उसको देख नहीं पाते थे, बड़े बर्ड्स जो कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं, तो वो सेफ रहती थी। इसलिए 1850 के आसपास इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होने के पहले व्हाइट विंग मॉथ की संख्या ज्यादा। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप होने लगी 1920s अराउंड, वहां पर पॉल्यूशन बढ़ने लगा तो लाइकेन ग्रो नहीं हो पा रहा था, और लाइकेन ग्रो नहीं हो पा रहा था तो ब्राउन कलर के या डार्क कलर के ट्री के ट्रंक पर व्हाइट वाली इजीली ट्रैप हो रही थी, प्रेडेटर आसानी से खा जा रहा था। और इसीलिए फिर उन्होंने अपने कई सालों 70 सालों में उन्होंने अपने विंग्स के कलर को ही चेंज कर दिया। ये नेचुरल सिलेक्शन था। करोड़ों साल पहले ऐसे नहीं थी, यानी 70 साल पहले ऐसे नहीं थी, 70 साल बाद भी ऐसी नहीं होगी, पता नहीं और क्या होगा। और आज भी मतलब हर इसमें तीनों टप्पों में वो अलग अलग टाइप का जो सर्वाइव करना चाहता है उसे अडाप्टेशन करना पड़ेगा, जो नेचुरल सेलेक्ट होना पड़ेगा। नहीं होगा तो अडाप्ट नहीं होगा, अडाप्ट नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। अंडरस्टूड? Yes, अरे sir. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. और ऐसे आपको वहां डायग्राम भी दिखाया गया है कि प्रेडेटर से बचने के लिए उनको अपने कलर को चेंज करना बहुत जरूरी था, ताकि प्रेडेटर में आसानी से न देख पाए, इसलिए वो ग्रे कलर के हो गए ताकि ट्री के ट्रंक में कोई देख ही ना पाए, और ट्री के ट्रंक में देख नहीं पाएगा तो वो सेफ हो जाएंगे। ओमकार, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओमकार वागतकर, ओमकार बोड़के, अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. परफेक्ट। लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत बढ़िया से लिख दी उस पैराग्राफ के एंड में, पेज नंबर 132 पर, नो द वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। नो द वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होता। आप कहोगे कि व्हाइट वाली पूरी खत्म हो गए? नहीं दोस्त, व्हाइट वाली दिख नहीं रही इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गए, उसका जीन पड़ा होगा, उसका जीन पड़ा होगा। हम ये कहेंगे कि आपका टेल, ह्यूमन टेल कभी आएगी नहीं? यस, नहीं आएगी, वो अब उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन किसी बच्चे में वो आ सकती है क्योंकि उसका जीन पड़ा हुआ होगा। हाँ, जिस दिन जीन एलिमिनेट हो जाएगा वो भी क्या होगा आई डोंट नो, मतलब वो हम नहीं बता सकते, वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, वो एक्सप्रेस कब होगा नो वन, क्या पता फिर से उसकी जरूरत पड़ जाए आने वाले करोड़ों साल बाद, तो फिर ह्यूमन की टेल होगी। सो नो द वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो दोस्तों आज का ये पार्ट समझ में आया कि नहीं? एविडेंसेस पर, अभी तो थ्योरीज पे आए नहीं अपन, ये थ्योरीज जो है इस पर तो आएंगे, प्री डार्विनियन, डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन। इसके पहले मैं एविडेंसेस आपको बताया एज पर एनसीईआरटी सीक्वेंस, और अब इसके बाद मैंने आपको थ्योरीज बताई। लेकिन ये सारे पैलेंटोलॉजिकल
और आई शुड से एंथ्रोपोलॉजिकल और आई शुड से नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे के सारे जो एविडेंसेस हैं, अभी मैं प्रोसेस में भी नेचुरल सिलेक्शन पर एक बार आऊंगा जब मैं डार्विन की थ्योरी आपको बताऊं, बट टिल पेज नंबर 132 एनी डाउट प्लीज टेल मी। बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा एक एक लाइन एनसीईआरटी टिल पेज 132। एनी डाउट? आयुष, स्नेहा, दर्शिता, अथर्व, अमृता, अमोल, यश, एनी डाउट टिल पेज 132? No, sir. ओंकार बोलो। Sir, on page number 129, हाँ, there is a line which says he noted that embryos never pass through the adult stages of other animals. So what does it mean? 129 ऊपर या नीचे? Last paragraph. लास्ट पैराग्राफ। Embryological support का last line. Comparative anatomy and morphology show similarities and differences. Such उसके similarities ऊपर का he noted that embryos never pass through the adult stages of other animals. अच्छा, तो ये नया एनसीईआरटी है दोस्त, मेरे पास नहीं। उसका इमेज शेयर करो, मेरे डीसी नंबर पर इमेज शेयर करो उनका। कैन यू शेयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please share on my DC number, not on my personal number. Shared, sir. अच्छा, आपके इसमें अलग से दिया हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकल, ओल्ड बुक्स में दिया नहीं है। ओके, वेरी गुड। Proposed by MS Heckel based on the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adults. For example, the embryos of all vertebrates, including human, develop a row of vestigial gill slits just behind the head, but it is functional organ only in fish. He noted that embryos never pass through the adult stages of other. Yes, ontogeny repeats phylogeny. This is the statement that explains, Omkar, ontogeny repeats phylogeny. ऐसे कैसे हो सकता है कि ह्यूमन एम्ब्रियो कभी फिश के एडल्ट स्टेज को फॉलो करेगा क्या? नहीं, sir. Yes, that statement is means only that the embryos never pass through the adult stage of other animals. They always pass through the adult stage of their own species. Yes or no? Yes, sir. Agree? Yes, sir. Any more doubt to anyone? Till page number 132 भैया अच्छे से पढ़ के रखो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स और बहुत सारे कंपैरिजन आएंगे, आपको तकलीफ आएगी 132 तक। फिर एडाप्टिव रेडिएशन से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडाप्टिव रेडिएशंस में बताऊंगा, एंड देन वी विल कम टू द मैकेनिज्म्स एंड थ्योरीज। Any doubt to anyone? Perfect. I'm going to close the session. See you in the very next class.